वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 24 अक्टूबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज दिवाली है, तो आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा और आपने दिवाली को बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय भी किया होगा। तो अब आइए, समय आ चुका है कि अब आप इस लेक्चर को एंजॉय करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल G20 रिलीजन फोरम के बारे में है। ये अपने प्रकार का पहला इवेंट है। इंडोनेशिया इसको होस्ट करने वाला है और ये एक ग्लोबल समिट होगी जहां पर G20 फोरम की तर्ज पर ही रिलीजियस लीडर्स इकट्ठा होंगे और रिलीजन के मुद्दों पर बातचीत होगी। बहुत ही यूनिक सा इनिशिएटिव है जिसे स्टार्ट किया जा रहा है और इसे नाम दिया गया है R20। जो पहले समिट है वो शेड्यूल्ड है नवंबर 2 और 3 को 2022 में। ये समिट होने वाली है इंडोनेशिया के बाली में। ये G20 के पैरेलली इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अभी तक की तो प्लानिंग यही है और इस बार जो इवेंट है इसे इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है। इसे नहदलातुल उलमा NU, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट और इन्फ्लुएंशियल इस्लामिक थिंक टैंक है इंडोनेशिया का, वो ऑर्गेनाइज करवा रहा है। अलग अलग देशों से इंक्लूडिंग इंडिया जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अलग अलग मुद्दों पर बातचीत भी होगी। R20 का बेसिक फाउंडेशन ये है कि सभी रिलीजियस ग्रुप्स आपस में एक हार्मोनियस रिलेशन को फैसिलिटेट कर पाएं और हम ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें जहां पे रिकंसिलिएशन, ब्रदरहुड और पीस को बढ़ावा दिया जा सके। हम अक्सर देखते हैं दुनिया में अलग अलग जगहों पर रिलीजन के नाम पर रिफ्ट क्रिएट की जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव्स हो सकता है कि इन सिचुएशंस को थोड़ा इंप्रूव करें। R20 इस बार फोकस करने वाला है 4 महत्वपूर्ण बातों पर। पहला, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, ट्रुथ टेलिंग, रिकंसिलिएशन एंड फॉरगिवनेस। देखिए, रिलीजन्स के बीच में कई सारे हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं और उनकी छाप आज भी हमें देखने को मिलती है। तो उन चीज़ों को एक्नॉलेज किया जाए, कोशिश की जाए कि जो रिफ्ट है उसे खत्म कर दिया जाए और अगर किसी धर्म में कहीं कोई गलतियां हैं तो उन्हें फॉरगिव कर दिया जाए और हम आगे बढ़ें एक नई दुनिया के लिए। दूसरा मामला यह है दैट आइडेंटिफाइंग एंड एम्ब्रेसिंग वैल्यू शेयर्ड बाय द वर्ल्ड मेजर रिलीजन एंड सिविलाइजेशन। ये बहुत ही कॉमन सी लाइन है जो आप हमेशा और अक्सर सुनते रहते हैं कि अगर आप कोर वैल्यूज में जाएंगे तो आपको सभी रिलीजन की कोर वैल्यूज मोर एंड लेस सेम मिलेंगी। तो हमें वो देखना है और ये इस तरीके से उसे इंप्रेस करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमारे सिविलाइजेशन का, रिलीजन का बेसिस बने। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज रिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ ऑब्सोलीट एंड प्रॉब्लमेटिक टीचिंग्स ऑफ रिलीजन। देखिए, सभी रिलीजन्स में कुछ ऐसी बातें हैं जो अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं। कभी न कभी वो बातें रिलेवेंट रही होंगी उस समय में जब उन्हें बनाया गया रहा होगा, अडॉप्ट किया गया रहा होगा, लेकिन आज शायद उनकी आवश्यकता नहीं और आज के परिवेश में वो उचित नहीं लगते, लेकिन फिर भी उन्हें कैरी किया जा रहा है। तो उन्हें छोड़ दिया जाए, हम उन्हें फिर से रीफ्रेम करें और देखें कि क्या हमारे काम का है और क्या काम का नहीं है। तो ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी होगा अगर इस प्रकार के प्रयास किए जाएं। और चौथा पॉइंट है कि हम ऐसी वैल्यूज पर फोकस करें जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए जरूरी हैं। तो यह आर्टिकल रहा G20 रिलीजन फोरम के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चंद्रयान 3 यानी कि C3 के बारे में है। चंद्रयान 3 जो मिशन है वो इसरो के अकॉर्डिंग 2023 के अगस्त में लॉन्च कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 हमारा स्पेसक्राफ्ट होगा जो थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन एक्सपीडिशन होगा, जो इसरो आउटलाइन कर चुका है और इसे अगले साल लॉन्च कर दिया जाएगा। इसरो का प्लान यह है कि इंडिया सॉफ्ट लैंडिंग प्रोफिशिएंसी को शो करे किसी भी स्टेलर बॉडी पर, मतलब हम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाएं। आपको याद हो कि हमारे चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी और इसकी वजह से हमारा जो चंद्रयान 2 है ये चांद के सरफेस पे जाके क्रैश हो गया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो नुकसान हुआ था वो रोवर और लैंडर का था। हमारा ऑर्बिटर अभी भी चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा है जो हमने चंद्रयान 2 के दौरान भेजा था। तो हम ये नहीं कह सकते कि चंद्रयान 2 पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि उसका एक हिस्सा अभी भी सक्सेसफुल है। सो दैट वाज अ पार्शियल फेल्योर और वो हिस्सा जो सक्सेसफुल है हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो चंद्रयान 3 जाएगा उसमें केवल एक रोवर और लैंडर होगा। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है हम उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। चंद्रयान 3 में हम कोई नया ऑर्बिटर नहीं भेजेंगे क्योंकि एक हिस्सा हमारा अभी भी वहां पे फंक्शन कर रहा है। इंडिया का एम ये है कि हम मून के सरफेस को एग्जामिन करेंगे, स्पेसिफिकली उन एरियाज को जहां पर बिलियंस ऑफ ईयर से सनलाइट नहीं गई है। चांद का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है, वो इस तरीके से लॉक्ड है अर्थ के साथ कि उस पर लाइट नहीं पड़ती है। साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स सस्पेक्ट ये करते हैं कि उस हिस्से में निश्चित तौर पर आइस हो सकती है,
कई सारे मिनरल्स हो सकते हैं जो डार्कर पार्ट है लूनर सरफेस का, उसे एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो एक्सप्लोरेशन है वहाँ पर हम खुद को केवल यहीं तक लिमिट नहीं करेंगे, बल्कि सब सरफेस यानी कि ज़मीन के थोड़ा नीचे जाके और एक्सोस्फीयर यानी कि उसका जो एटमॉस्फेयर है, वैसे हवा वगैरह तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक एटमॉस्फेरिक जो सिचुएशन है वहाँ पर हम उसे एक्सप्लोर करें कि वहाँ पर क्या है एक्सोस्फीयर में। फर्दर जो रोवर होगा ये इमेजेस जो ऑर्बिटर के द्वारा ली जाएंगी काफ़ी ऊंचाई से, उन्हें एक्सप्लोर करेगा। डिज़ाइन जो इसरो के चंद्रयान 3 के लैंडर का है वो 4 थ्रॉटेड एबल इंजन्स के द्वारा पावर किया जा रहा है। जो थ्रॉटल इंजन, थ्रॉटेड नहीं, जो थ्रॉटल इंजन्स होते हैं वो थ्रस्ट देते हैं इंजन को, जिसकी मदद से वो आगे बढ़ पाता है। एडिशनली यहाँ पर लेजर डॉपलर वेरिसोमीटर भी लगाया गया है। ये फ्लूइड की वेलोसिटी को मेजर करने की एक टेक्निक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह देते हैं, वो बहुत तेजी से इंप्लीमेंट की जा रही है भारत में अलग अलग जगहों पर। और आपने इसमें हमेशा एक बात के बारे में सुना कि आप जो कुछ भी पढ़ाई करेंगे यानी जो आपके लर्निंग आवर्स होंगे वो क्रेडिट्स में कन्वर्ट होंगे, और वो क्रेडिट्स एक बैंक में जमा होते रहेंगे, एक डिजिटल बैंक में। और जो क्रेडिट्स आपने अर्न किए हैं लर्निंग आवर्स कंप्लीट करके, उन्हें आप चाहते हैं कि अगर आप किसी और कोर्स में इस्तेमाल करें तो आप कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपने अपनी पढ़ाई सेकेंड ईयर में छोड़ दी, तो ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई बर्बाद हो गई, पूरी डिग्री वेस्ट हो गई। सेकेंड ईयर तक पढ़ के आपने जो भी क्रेडिट स्कोर अटेन किया है वो आपके क्रेडिट बैंक में जमा रहेगा, और उसका इस्तेमाल अगर आप कोई और एजुकेशन अटेन करना चाहते हैं तो वहां पे इस्तेमाल हो जाएगा। और इसके लिए एक ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बनाया जाए, इसकी बातचीत बहुत लंबे समय से चल रही है। लाइक किस हिसाब से जो क्रेडिट्स हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे, कैसे उन्हें किसी क्रेडिट बैंक में जमा किया जाएगा और उनका कैसे इस्तेमाल होगा, इसके लिए हमें एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की जरूरत है। ये बातें तो हवा हवा में चल रही थी, लेकिन हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसका जो ड्राफ्ट है उसको लॉन्च कर दिया है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। ड्राफ्ट क्लियर होगा तो ये फ्रेमवर्क और भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। एनसीआरएफ यानी कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, इसे डेवलप किया गया है कुछ इस तरीके से कि एकेडमिक और वोकेशनल डोमेन दोनों एक साथ जुड़ जाए। लाइक आपने मान लीजिए कोई एकेडमिक पढ़ाई पढ़ी है और आगे चल के आप कोई ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं जिससे आपको जॉब मिल जाए, तो आपने जो एकेडमिक पढ़ाई की है उसके स्कोर्स आपके वोकेशनल ट्रेनिंग में जुड़ जाएंगे। काफी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी रहेगी दोनों के बीच में क्रेडिट्स को ट्रांसफर करने को लेकर। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ऐसा यूनिफाइड क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर मैकेनिज्म फॉर्मुलेट कर लें जनरल एजुकेशन के लिए भी और वोकेशनल स्टडीज़ के लिए भी, स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक, कि जो हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही स्मूथ हो जाए। ये लॉन्च किया गया है एक हिस्से के तौर पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, जहां पर यही है कि कोई हार्ड सेपरेशन ना हो वोकेशनल एजुकेशन में और एकेडमिक स्ट्रीम्स में, दोनों को आपस में कनेक्ट किया जा सके। और इसके लिए जो प्रावधान है वो ये है कि हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी कि एबीसी को ऑपरेशनलाइज करेंगे। मतलब ये जो क्रेडिट्स वगैरह स्टोर करके ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म है वो एबीसी के जरिए होगा, दैट विल बी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। आधार का इस्तेमाल किया जाएगा हर बच्चे को एबीसी से जोड़ने के लिए, और जो कुछ वो लर्निंग आवर्स के बेसिस पे क्रेडिट्स इकट्ठा करेंगे वो वहाँ पे जमा हो जाएगा। वो एक्सेसिबल रहेगा कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए और आपके लिए भी। जो एनसीआरएफ है उसमें स्टूडेंट्स के हिसाब से देखिए फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम में जाना चाहते हो, आप एकेडमिक स्ट्रीम से वोकेशनल स्ट्रीम में जाना चाहते हो जहाँ पे आप कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हो कि आपको जॉब मिल जाए, ये सब बहुत आसान हो जाएगा। आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग को यहाँ पर इस्तेमाल कर पा रहे हो, मतलब जो भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है आप उसे यूज़ कर पाओगे वोकेशनल लर्निंग में। इंस्टीट्यूशंस को क्या फ़ायदा होगा, इससे हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट कर पाएंगे। कोई बीएससी करके आया है एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में जाना चाहता है तो उसके क्रेडिट्स वहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। डाइवर्स और रिच नॉलेज बेस तैयार होगा इंडिया में स्टूडेंट्स का। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट इसके जरिए एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ा पाएगी। मान लीजिए एक बच्चे ने सेकेंड ईयर में अपना कोर्स छोड़ दिया, अब उसकी डिग्री बर्बाद हो गई ना, वो क्या करेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए उसकी पढ़ाई 2 साल छूट गई, तो जो उसने 2 साल की पढ़ाई की है ना वो यूज़ हो जाएगी। वो आगे से किसी कोर्स में थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकता है, तो उसमें जो एनरोलमेंट रेशियो बिगड़ रहा है ना वो सही हो जाएगा। और इससे जो लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका इंडिया को फ़ायदा मिलेगा। इंडस्ट्रीज को फायदा ये होगा कि नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क जो है उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स बच्चों में आएंगी। वो ज्यादा स्किल्ड होंगे तो ज्यादा एम्प्लॉयबल होंगे, उन्हें जॉब दिया जा सकेगा, बहुत तेजी से एजुकेशन को अपग्रेड किया जा सकेगा, अपस्किलिंग की जा सकेगी और इंडस्ट्रीज को भी इसका फायदा मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 2022 के बुकर प्राइज के बारे में है। बुकर प्राइज के विनर ने अभी हाल देखिए, जो सेहन करुणा तिलक हैं उन्हें बुकर प्राइज 2022 का मिला। उनकी जो सेकंड नॉवेल है द 7 मून्स ऑफ माली एल्मेडा उसके लिए। तो ये तो न्यूज़ आपने सुन ली होगी, जान ली होगी। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने ये बोला कि इसके बाद इनकी जो किताब है बहुत पॉपुलर हो गई है और इसकी पायरेटेड कॉपीज़ को सर्कुलेट किया जा रहा है। तो उन्होंने अभी हाल ही में ये बोला कि देखिए इसके बहुत मतलब मेहनत से ये नॉवेल लिखी गई है, तो उन्होंने अपील की कि उनकी जो
नॉवेल है उसकी पायरेटेड कॉपीज को सर्कुलेट ना किया जाए। तो इस रेफरेंस में ये बुकर प्राइज एक बार फिर से न्यूज़ में आया। न्यूज़ में तो काफ़ी लंबे समय से है ही, जब से बुकर प्राइज इनको मिला है तब से ये आर्टिकल न्यूज़ में है, बट अभी एक बार फिर से न्यूज़ में आ गया है। 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये एक स्टोरी है वॉर फोटोग्राफर की जो मर चुके हैं, और जो सेलेस्टियल वीज़ा ऑफिस है, मरने के बाद कोई वीज़ा ऑफिस है, वहाँ पे वो अचानक से जागते हैं। स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही है कि एक फोटोग्राफर है जो श्रीलंका में गए हुए हैं, वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है, एक और तमिल एक्सट्रीमिस्ट हैं, दूसरी ओर वहाँ की गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशंस चल रहे हैं, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, सिचुएशन बहुत ख़राब है। जो वॉर फोटोग्राफर हैं वो वहाँ की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं जिसमें उस वॉर की ग्रिम सिचुएशन को दिखाया गया है, लेकिन इसके पहले कि वो पिक्चर्स पब्लिक डोमेन में आए ये मर जाते हैं। और जो फोटोग्राफर हैं उनका नाम है माली अल्मेडा, ये मर जाते हैं। तो मरने के बाद जब वो जागते हैं तो बहुत ही सैटारिकल तरीके से अपने नॉवेल में लिखते हैं कि एक जिंदा व्यक्ति के पीछे 30 घोस्ट हैं। ये दिखाता है कि वहां सिविल वॉर में कितने सारे लोग मारे गए हैं, मतलब मरने वाले लोगों की संख्या को डिपिक्ट करते हैं। वैसे बहुत सारे लोग मार दिए गए हैं, उनसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनको तमिल एक्सट्रीमिस्ट ने मारा है, एक सुसाइड बॉम्बर मिलती हैं, कई सारे तमिलियंस मिलते हैं जो मारे गए हैं सिविल वॉर में, एक प्रोफेसर मिलते हैं, एकेडमिशियंस मिलते हैं, उन सबसे ये मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अब यहाँ इनके नॉवल में जो 7 मून्स का मतलब क्या है, 7 मून्स का मतलब है 7 दिन, मतलब 7 दिन चांद निकलेगा तो ये 7 दिन है। तो इनको 7 दिनों का समय मिलता है मरने के बाद। इन 7 दिनों में इन्हें 2 बातें पता करनी है। एक तो ये कैसे मरे, किस मिस्टीरियस तरीके से इनकी मौत हुई, इनकी मौत के बाद इनके परिवार के लोग पुलिस को कन्विंस कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट करो इनकी मौत कैसे हुई, इन्हें नहीं पता ये कैसे मरे हैं। तो 7 दिनों के भीतर इन्हें ये भी पता करना है कि कैसे मरे हैं। दूसरा, जो फोटोग्राफ्स इन्होंने खींची हैं वो उन्हें पब्लिक में लेकर आनी है ताकि लोग समझ सकें कि सिविल वॉर में सिचुएशन कितनी खराब है श्रीलंका की। और इसके लिए इन्हें 2 जिंदा लोगों से कांटेक्ट करना है। अब ये कांटेक्ट कैसे कर रहे हैं उन 2 जिंदा लोगों से, और कैसे ये जो फोटोग्राफ्स इन्होंने जहां पे रखी हैं उन तक उन फोटोग्राफ्स को पहुंचाना, यही पूरी स्टोरी फ्रेम की गई है। स्टोरी को इतना बढ़िया तरीके से फ्रेम किया गया है एक डेड फोटोग्राफर के वर्ड्स में कि वो पूरे श्रीलंका के सिविल वॉर की ग्रिम सिचुएशन को बहुत बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे करता है। तो माली अल्मेडा एक वॉर फोटोग्राफर जो मर चुके हैं, उन्हें 7 मून्स यानी कि जो 7 दिन मिलते हैं जिसमें उन्हें अपना सारा काम करना है, मौत की वजह पता करनी है और फोटोग्राफ्स को पब्लिक में लेकर आ रहा है, उसी पर यह पूरा नॉवेल लिखा गया है और इसीलिए इन्हें यह बुकर प्राइज दिया गया है। बहुत ही प्यारी किताब इन्होंने लिखी है। मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी बता दी है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किताब किस बारे में है। जो बुकर प्राइज है ये वर्ल्ड का लीडिंग लिटरेरी अवार्ड है जो सिंगल वर्क ऑफ फिक्शन के लिए दिया जाता है। फिक्शन का वर्क यूके में 1969 में इसको फाउंड किया गया। शुरू में कॉमनवेल्थ राइटर्स को ही दिया जाता था, बाद में अभी तो पूरी दुनिया में किसी को भी मिल सकता है। बुकर प्राइज में किताब इंग्लिश में लिखी हो और वो यूके या आयरलैंड में पब्लिश की गई हो। फिक्शन होना चाहिए, वर्क ऑफ फिक्शन होना चाहिए, मतलब कोई रियल लाइफ ना हो, फिक्शन लिखा गया उसमें। दूसरा देखिए, इसी में इंटरनेशनल बुकर प्राइज बाद में ऐड किया गया। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज तो किसी अन्य लैंग्वेज की किताबों को भी मिल सकता है, बशर्ते उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ हो, तो फिर जो प्राइज अमाउंट होता है वो दोनों लोगों में बढ़ जाता है, जिन्होंने ट्रांसलेट किया उनको भी और जिन्होंने लिखा उनको भी। बट ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज नहीं है, ये बुकर प्राइज है, ये केवल इंग्लिश में लिखी गई किताब के लिए ही मिलता है। और जो विनिंग बुक है इसमें फंडामेंटली देखा जाता है कि ग्रेट लिटरेचर हो, उसका एक अच्छा सा इम्पैक्ट हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल काशी तमिल संगमम प्रोग्राम के बारे में है। हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 1 महीने लंबा पूरा प्रोग्राम काशी तमिल संगमम। आप देखें तो काशी भी नॉलेज का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर रहा है और तमिल का रीजन भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर रहा है। तो दोनों ही ये रीजन्स जो नॉलेज के सेंटर माने गए हैं एंसेंट इंडिया में, इनको लिंक किया जाए एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के तहत। नवंबर 16 से दिसंबर 16 के बीच में पूरा प्रोग्राम चलेगा। 2500 लोगों को 12 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और वो तमिलनाडु के रीजन से ट्रेवल करके वाराणसी आएंगे, जहाँ पे स्टूडेंट, टीचर्स, आर्टिशियंस और कई सारे जो जीवन के क्षेत्र होते हैं उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। सेमिनार, लेक्चर्स, ग्रुप मीटिंग्स वगैरह होंगी। काशी विश्वनाथ टेम्पल की विजिट भी होगी। नॉलेज पार्टनर में IIT मद्रास है, BHU है और उत्तर प्रदेश की सरकार इस पूरे प्रोग्राम को होस्ट कर रही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में है। फाइनली पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया 4 सालों के बाद, थैंक्स टू चाइना एंड USA's हिपोक्रेसी। चाइना ने काफी लंबे समय तक इनकी कई सारे आतंकवादियों को बचाया सिर्फ इसीलिए कि आतंकवादी लिस्ट होते रहेंगे तो FATF की लिस्ट से बाहर जाएंगे नहीं। अमेरिका का रवैया पाकिस्तान के प्रति भी हाल फिलहाल में बदला है। वो उनको कन्विंस करना चाहते हैं कि रशिया के खिलाफ कर सकें, हालांकि पाकिस्तान जा नहीं रहा है। इंडिया के ऊपर दबाव बनाने का भी प्रयास है, तो USA ने अपना बैकअप दिया। चाइना ने काफ़ी लंबे समय से जुगत लगाई हुई थी और इन लोगों ने खींच खाच के पाकिस्तान को निकाल लिया है अभी के लिए तो। खैर, FATF को कॉमनली वर्ल्ड्स टेररिज्म फाइनेंसिंग वॉचडॉग कहा जाता है। इंटर गवर्नमेंटल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। G7 समिट जो पेरिस में हुई थी 1989 में, उस दौरान इसको बनाया गया था। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, जो पैसे का हेर फेर किया जाता है यहाँ से वहाँ दूसरे तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। सेक्रेटेरिएट पेरिस में है। लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स ये ऑप्ट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए।
ये भी देखते हैं कि नेशनल लेवल पे जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से किसी भी कंट्री का या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम मिसयूज हो सकता है, उसे भी ये रोकें। 2010 में इंडिया ने भी 34वें मेंबर के तौर पे एफएटीएफ को ज्वाइन कर लिया। इसमें दो लिस्ट होती है, एक होती है ब्लैक लिस्ट, किसी को ब्लैक लिस्ट कर दिया मतलब ऐसी कंट्रीज को नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या और टेरिटरीज एनसीसीटी कहा जाता है, ये ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। मतलब ये है कि टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में शामिल हैं, उनसे कहा जाता है आप सुधार करिए, नहीं तो फिर आपके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगेंगे, कई तरीके के रेगुलेशंस लगाए जाएंगे। ब्लैक लिस्ट को रेगुलरली ये लोग अपडेट करते रहते हैं, नामों को ऐड और डिलीट करते रहते हैं। दूसरा होता है ग्रे लिस्ट, जिनको जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग भी कहा जाता है। मतलब ये कंट्रीज हैं जो आगे चल के हो सकता है ब्लैक लिस्ट हो जाए अगर उन्होंने सिचुएशंस को इंप्रूव नहीं किया तो। ये ऐसे देश हैं जो सेफ हेवन है टेरर फंडिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, तो इनको धमकी दी जाती है कि भैया तुम सही कर लो, नहीं तो तुमको हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे। खैर पाकिस्तान जैसा देश हो तो उसको सपोर्ट मिलने के बाद बाहर भी आ जाता है, अगर वो कंट्रोल ना भी करे तब भी। तो अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट मतलब ग्रे लिस्ट में है मतलब वो ब्लैक लिस्ट में जा सकती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट के बारे में। देखिए डिजास्टर्स तो आते हैं, फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, उसके बाद हमें असेस करना पड़ता है कितना नुकसान हुआ। पहला काम तो ये। दूसरा काम ये कि जो नुकसान हुआ है उसे कैसे हम रिकवर करें, और रिकवर करते वक्त हमारी प्रायोरिटी क्या हो, हम किस चीज़ पर पहले ध्यान दें, किस पर बाद में ध्यान दें। इन्हीं चीज़ों को इवेलुएट किया जाता है पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट में। अभी एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है जिसके माध्यम से फाइनेंशियल और सोशल कॉस्ट जो लोकल डिजास्टर्स आते हैं भारत में 8 राज्यों में, उन्हें इवेलुएट किया जाएगा। पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट, इसमें भारत को सपोर्ट किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। फर्दर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप भी इसमें शामिल है। ये ज्वाइंट असेसमेंट करते हैं रिकवरी प्लानिंग के लिए कि डिजास्टर आने के बाद अब क्या किया जाए। यहाँ पे सबसे पहले तो देखते हैं कि डिजास्टर का क्या इम्पैक्ट हुआ और एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि कैसे रिकवर किया जाए। सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है डैमेज का, क्या प्रायोरिटीज़ हो, किसको पहले रिकवर किया जाए, किस पर बाद में ध्यान दिया जाए। जो पीडीएनए है इसमें ये कंट्री ओन्ड और लेड प्रोसेस होता है, मतलब ये सारा काम देश करेगा। जिस कंट्री में जैसे भारत में 8 राज्यों में हो रहा है तो भारत ये पूरा असेसमेंट करेगा, मदद मिलेगी बाकी स्टेक होल्डर्स की जिनकी हमने बात की। 2018 में जब केरला में फ्लड्स आए थे उस दौरान इंडिया ने इसकी शुरुआत की थी। तो इतना पढ़ने के बाद अब आइए रिवीजन कर लेते हैं। G20 रिलीजन फोरम, वियतनाम इसको होस्ट करने वाला है पहली बार, गलत है, इसे इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन, इसमें केवल रोवर और लैंडर होंगे। अच्छा ओनली लगा है, ओनली वाला तो गलत ही होता है, तो ये गलत होगा, बिल्कुल नहीं, ये आपका भ्रम है। यहाँ पर जो ओनली लगा है वो सही है, केवल रोवर और लैंडर ही होगा क्योंकि ऑर्बिटर तो हम चंद्रयान 2 का यूज करने वाले हैं, तो ये सही है। 2022 का बुकर प्राइज सेहन करुणा तिलक को मिला, माली द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए, ये सही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, बिल्कुल गलत है, इंडिया ने 2010 में ज्वाइन किया था। पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट ज्वाइंट प्रोडक्ट है यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का, तो ये तो सही है। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।